नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान बाबा, सुमित सर, पुण्येंदु जी और अखिलेश सर, आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में पीडी सर भी ज्वाइन करेंगे और विचित सर नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणों से। तो आज का जो चर्चा है वो हरियाणा चुनाव को लेकर है, क्योंकि हरियाणा में जो कांग्रेस ने 24 लोकसभा चुनाव के समय जो कांग्रेस ने दाव खेला था, आरक्षण हटाने वाली बात और दलितों के अपमान वाली बात, वही पॉलिटिक्स, सेम पॉलिटिक्स अब भाजपा कांग्रेस के खिलाफ खेल रही है। मुद्दा है कुमारी शैलजा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद आरक्षण को हम हटाने का विचार करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा था उसमें कि फेयर नेशन जब बन जाए उसके बाद, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर इस हरियाणा चुनाव में पेश किया जा रहा है और भाजपा खासकर ज़्यादा अटैक है। तो आज बाबा इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या शैलजा के बहाने जो मुद्दा नहीं मिल रहा था भाजपा के पास 10 सालों से, क्या वो बहुत मजबूत ब्रह्मास्त्र उनके हाथ में लग गया जिसके बहाने वो अटैक कर सके, क्योंकि 20% के लगभग वहाँ पे दलित आबादी है और वो बीजेपी का कोशिश यही है कि दलित और जाट को जब बांट दें तो जो नॉन ओबीसी जो वोट बैंक है पूरा, जो ओबीसी की वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके बहाने वो सत्ता उनकी नैया पार लग जाए। अभी आपने कहा कि किस तरह राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके परोसा गया। फिर आप भी शायद वही चीज़ हमसे सुनना चाहते हैं क्या? नहीं ना। तो आपको सच्चाई बता देता हूँ, कुमारी शैलजा को जितने सालों से हमने कवर किया है, बहुत ही खाँटी राजनेता है। और कभी जो उन्होंने आज कहा ना अपने सहयोगी प्रशांत के साथ इंटरव्यू में कि मैं कांग्रेस में हूँ, रहूँगी, हूँ और रहूँगी। और साथ में मुझे लगता है यदि आपने कुमारी शैलजा को फॉलो किया है तो वो दर्शन पथ के बहुत नज़दीक है। 2004 के चुनाव में मैं ये बात शायद पहले भी कह चुका हूँ, जब सोनिया गांधी अकेले चुनाव यात्रा कर रही थी उस वक्त पहली बार ये टर्म आया था रोड शो का। हम लोग बोलते थे तो सोनिया गांधी बोलते थे नहीं तुम लोग गलत वर्ड यूज करते हो, रोड शो गलत है, मैं जनसंपर्क यात्रा कहती हूँ उसको। उस वक्त भी वो शैलजा जो है ना सोनिया गांधी के साथ ही घूमती थी, चाहे छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाके की बात करें या मध्य प्रदेश के, ये दो जगह मैं गया था। तो अब यहाँ की आपको हरियाणा की राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में ये समझना होगा कि जब टिकट का बंटवारा हुआ तो ये बात सही है कि एक मेजर चंक जो है वो हुडा जो है वो ले गए। उसके पीछे तर्क दिया गया कि ये जिताऊ कैंडिडेट है और हमको इसको बैक करना चाहिए। यहाँ तक कि सिरसा में भी उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट ला के दिया जिसका आपराधिक बैकग्राउंड है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। और कुमारी शैलजा ने मेरे साथ जो पिछले इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा था कि ये इस ढंग की बात उस वक्त हो रही थी कि वो आदमी आएगा या नहीं आएगा। फाइनली उसको कांग्रेस का टिकट मिल गया। शैलजा के हाथ में करीब 9 से 10 टिकट आई, 20 के करीब आसपास वो टिकट चाहती थी, लेकिन 9 9 9 या 10 या 12 की बात हो रही है। अब यहाँ पे कांग्रेस में ये है ना कि भाई सब अपना अपना हिस्सा चाहते हैं, समझ गए। सारे गुट। और पुराने कांग्रेसी नेताओं से बात करेंगे तो वो आपको साफ कहते हैं कांग्रेस को कोई हराती नहीं है, कांग्रेस खुद ही हारती है आपस में झगड़ करके। ये झगड़ा के वजह से इनको पिछला इलेक्शन भी कॉस्ट किया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। शैलजा ये बात है अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं उतरी हैं। ये बात भी सही है कि अभी तक राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं, लेकिन आपको बता दूं 26 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक के राहुल गांधी के प्रोग्राम तय हो गए हैं। कहा गया है कि छोटा स्टेट है तो इतना ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, हुडा को पर सब कुछ छोड़ा गया है। लेकिन क्या जो आपने दलित की बात कही, तो क्या कोई दलित चीफ मिनिस्टर हो सकता है हरियाणा में, महिला दलित? इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। यदि लोग कहते हैं कांग्रेस के इंसाइडर की 55 से ऊपर सीटें जाती है 60 के करीब, तो कुछ राहुल गांधी कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हुडा चाहेंगे कि सीटें 55 के आसपास रहे, तो अब वो प्ले में रहेंगे। लेकिन इतना तो तय कर दिया कांग्रेस ने कि आज के दिन हरियाणा में जो चेहरा है बिना घोषित किए हुए वो भूपेंद्र सिंह हुडा ही है। शैलजा ने टिकट मांगा भी था, उनको मना कर दिया गया कि जब उन्होंने टिकट मांगा था और जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ विधानसभा का, तो कई सारे लोग कूद पड़े थे, जिसमें कि दीपेंद्र हुडा ने भी कहा था कि फिर तो मैं भी लड़ूंगा। फिर सुरजेवाला ने कहा फिर मैं भी लड़ूंगा। फिर सुरजेवाला को कहा गया कि आप अपने बेटा के लिए टिकट ले लीजिए जो कैथल से चुनाव लड़े, केवल 25 साल का लड़का है वो, उसको टिकट दिया गया। तो वो एक अपने उस पॉकेट में वो कैथल जींद वाले पॉकेट में है वहाँ पर अपने उसके लिए। बाकी जो है इलेक्शन अभी खुला हुआ है और 26 तारीख के बाद शैलजा भी 2 तारीख तक प्रचार करेंगे। अखिलेश सर, ये जो एक बीजेपी कांग्रेस की तरफ जा रहा है कि कहा जा रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन शैलजा की जो खामोशी अभी तक चुनाव प्रचार में 6 दिनों में, छोटा प्रदेश है लेकिन आप वहाँ की नेता हैं, आपके लिए सिर्फ 6 दिन प्रचार करना ये बड़ी बात है।
दूसरा एक भाजपा जो अरविंद मालविया का ट्वीट भी आया, उसमें उन्होंने शैलजा के बहाने एक ट्वीट लिखा है। उसमें लिखा है कि भाई कितने दलितों को हम पोस्टर में जगह दे, एक उदयभान तो पहले से ही है और कितने को दे। उसके जरिए वो कहना चाह रहे हैं कि जो पूरे हरियाणा में जो दलित है, जो दलितों को दबाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में खासकर, वहाँ से शैलजा जैसी नेता को भी दबाया जा रहा है। और फिर उसके बाद मायावती ने कहा कि जहाँ पे ऐसे दलितों का अपमान, उनको उस स्वाभिमान का हवाला देते हुए उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो क्या लगता है एक तरीके की पॉलिटिक्स जो कांग्रेस कर रही थी या भाजपा कर रही है उसके खिलाफ? मुझे एक मिनट, मुझे बहुत आपत्ति है आपने जहाँ कि कांग्रेस में दलितों को दबाया जा रहा है, ये कहाँ से आया ये बीजेपी कह रही है और मायावती का ट्वीट जो है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि आप कहना कि दलितों को दबाया जा रहा है। तो ऑलरेडी सांसद हैं ही वो, बीजेपी और उन्होंने एक और दलित नेता को ही हराया जो कि पूर्व में कांग्रेस में ही थे। नहीं, दलितों को जो दबाया जा रहा है, जो आरोप बीजेपी लगाती है, वो तो जगजीवन राम के ज़माने से लगाती है ना। जब आप मौका था आपके पास, आपने प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया जब आपके पास था पहला देश का दलित प्रधानमंत्री बनाने का? खैर वो तो इतिहास की बात है, और ये सारे मुद्दे तो ऐसे हैं जो जाहिर सी बात है कि चुनाव में उठेंगे। लेकिन बीजेपी को लगा है कि हरियाणा में उसको एक ओपनिंग मिली है, क्योंकि अभी तक हम ये कहते आ रहे थे कि देखिए हरियाणा का तो चुनाव का नतीजा एक तरह से तय है, एक तरफा है, क्योंकि हरियाणा की जनता तय कर चुकी है कि वहाँ पर क्या फैसला करना है। लेकिन इस शैलजा वाले प्रकरण के बाद बीजेपी को एक ओपनिंग मिली है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जो शैलजा की नाराज़गी का संदेश गया, क्योंकि इतनी बड़ी नेता हैं, इतनी वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा की सांसद हैं, उसके नहीं लोकसभा की सांसद हैं और पहले राज्यसभा में थी, उसके बावजूद भी वो अगर चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रही हैं और 26 तारीख को जाएंगी। आज तो अभी भी मतलब आज भी नहीं गई हैं, आज जाना था खरगे जी की सभा में, कहा गया था कि जाएंगी, लेकिन खरगे जी की सभा ही कैंसिल हो गई क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो अब 26 तारीख को, ये बात सही है, मैंने पता किया। हाँ, वो सही हो गया, हम उस पर नहीं कहा गया कि नहीं इसका पॉलिटिकल मतलब निकाला गया सुबह सुबह। अच्छा, कि जब आया कि भाई शैलजा नहीं जा रही और खरगे जी की सभा भी कैंसिल हो गई, तो फिर फोन घूमने शुरू हुए भाई साहब क्या हुआ। लेकिन जेन्युइनली जब मैंने बात की राजा जी मार्ग में, तो कहा गया नहीं वो कश्मीर गए थे, उनकी तबीयत सच में नासाज है। तो 26 तारीख को करेंगी, तो यानी अभी भी वो 3 दिन और इंतजार करेंगी। आज उन्होंने दिल्ली में अपनी चुप्पी तोड़ी, वो भी कब तोड़ी? जब 2 दिन से बीजेपी के जो हरियाणा के नेता हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि शैलजा जी अगर हमारे साथ आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। और ये बात छोटे मोटे नेता की ओर से नहीं आई, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से आई, जो आज केंद्रीय मंत्री हैं और जो माना जा रहा है कि पूरी हरियाणा की जो बीजेपी कैंपेन है वो उसके सूत्रधार हैं, वही चला रहे हैं। तो वो अगर अपनी ओर से ऑफर दे रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है। और गृहमंत्री अमित शाह का भी जैसा आपने बताया कि एक रैली में उन्होंने 1-2 दिन पहले कहा कि शैलजा जी के साथ किस तरह से हो रहा है, उनको घर बैठा दिया गया। और जहाँ तक टिकट बंटवारे का सवाल है, देखिए मनोरंजन तो बहुत अच्छे लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। बाकी पार्टियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस में कोटा सिस्टम होता है टिकट बंटवारे में। ये एक सिस्टम क्या है, जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो मुझे याद है कि जो लिस्ट आई थी गलती से वो लिस्ट जारी हो गई थी मीडिया में, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम के आगे कोटा लिखा हुआ था कि कमलनाथ के कैंडिडेट हैं, ये दिग्विजय सिंह के कोटे के हैं, या सुरेश पचौरी के कोटे के हैं। तो वो पूरा कोटे का जो नाम था वो पूरा जारी हो गया था। तो उस कोटे के सिस्टम के हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो 90 सीटें हैं हरियाणा में, 72 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कोटे से हैं। और जो मनोरंजन बता रहे हैं 8 से 10 सीटें ही खाली शैलजा जी के कोटे में आई, और सुरजेवाला जी के तो सिर्फ अपने बेटे को ही टिकट दिला पाए। अब एक बात और जो मनोरंजन साहब अगली बार पूछिएगा कि जो हरियाणा की कांग्रेस की पॉलिटिक्स है उसमें जो चलता था एसएस के फैक्टर, शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी, तो उसमें से एसएस के फैक्टर जो था वो बैलेंस करता था हुड्डा फैक्टर को, क्योंकि हुड्डा शुरू से हावी रहे हैं, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस को, तो जाहिर सी बात है कि उनका अपना एक अलग वजन है, उनकी अपनी एक पसंद है नापसंद है। तो ऐसे में वो एसएस के फैक्टर जो है उनको बैलेंस करता था। लेकिन एसएस के फैक्टर के हाथ में तो कुछ आया नहीं। किरण चौधरी थी, वो ज़रा बीजेपी में आ गई, राज्यसभा उन्होंने ले ली, अपनी बेटी को उन्होंने बीजेपी से टिकट दिलवा दिया। सुरजेवाला और शैलजा दोनों विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दोनों को पार्टी आलाकमान ने मना कर दिया। शैलजा ने तो एक कहा भी, ऑन रिकॉर्ड कह रही कि वो तो चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। अगर वो चुनाव लड़ती तो जाहिर सी बात है क्या मैसेज जाता कि विधानसभा चुनाव में अगर जीतती है कांग्रेस पार्टी तो वो भी एक सीएम पद की दावेदार होती, लेकिन वो उनको टिकट ना दे करके, चुनाव न लड़वा करके ये संभावना को समाप्त कर दिया अभी फिलहाल के तौर। बाद में क्या होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। 55 सीटें आ जाए, 60 सीटें आ जाए तो हो सकता है राहुल गांधी बनवा दें, जैसे कि मनोरंजन बोल रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में तो शैलजा सीएम की दावेदार नहीं, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो बीजेपी को ये ओपनिंग मिली है। और हरियाणा वो राज्य है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, कास्ट फैक्टर में जाट वोट अगर सबसे ज़्यादा है तो दूसरे नंबर पे एससी वोट आते हैं। और एससी वोट में भी जो 17 सीटें आरक्षित हैं, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का पिछले 2 चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है।
तो लोकसभा चुनाव में ज़रूर बीजेपी के वोट छिटके, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही थी कि इस वोट को वापस अपने पाले में लाया जाए। और शैलजा का जो प्रकरण है उसके बाद बीजेपी को अपनी एक ओपनिंग मिली है। और इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जिन में 2 दिन पहले डीएससी एक महासम्मेलन हुआ, उसमें करीब 20,000 लोग आए। उस महासम्मेलन में ये शैलजा का मुद्दा उठाया गया और ये कहा गया कि इसमें शैलजा का अपमान हो रहा है और ये जो अपमान हो रहा है इसका बदला लिया जाएगा, बीजेपी को वोट देंगे। तो ये बीजेपी इसको भी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। तो देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन जब एक बार शैलजा मैदान में उतर जाएंगी, कैंपेन करने लगेंगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर ये जो परसेप्शन चल रहा है कि वो नाराज़ हैं और ये डिफरेंसेस हैं, उसको हटाने में कांग्रेस को थोड़ी मदद मिलेगी। सुमित सर, मैं क्योंकि ओपन डिस्कशन है तो सवाल का इंतजार नहीं करता हूँ मैं, अधीर हो रहा हूँ मैं बोलने के लिए। अधीर को हटा दिया गया है। नया है सरकार बाबू है। 2-3 चीज़ें आज जब, क्योंकि शैलजा 2-3 दिन से उपलब्ध नहीं थी, कैमरे के सामने नहीं आ रही थी, तो इस तरह की बातों को हवा देने का बहुत मौका मिला कि शैलजा नाराज़ है। अब शैलजा कैमरे पर आ गई है। शैलजा ने इंटरव्यूज़ दे दिए हैं, आज सबको बाइट्स दे दी हैं और खुलकर बोल दिया कि मैं कांग्रेस में थी, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस छोड़ के नहीं जा रही हूँ। तो मेरे ख्याल से उस कंट्रोवर्सी को ख़त्म हो जाना चाहिए। पर सवाल ये होता है कि कंट्रोवर्सी क्यों उठी? क्या बीजेपी के अंदर अनिल विज ने नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ? सही बात है। क्या खट्टर साहब को दोबारा मौका मिल जाए तो हरियाणा जाना नहीं चाहेंगे क्या? वो राव इंद्रजीत ने कहा, राव इंद्रजीत ने नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ। ऐसे हर पार्टी के अंदर हर व्यक्ति जो है, जो खासकर अगर 2-4-5 चुनाव जीत चुका होता है और 20 साल से राजनीति कर रहा हो, तो अगर वो एस्पिरेशन कर रहा है कि मैं दावेदार हूँ मुख्यमंत्री पद का, तो मुझे उसमें कोई गलती नहीं दिखती है। जो शैलजा भी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। अगर भूपेंद्र हुड्डा नहीं होते तो दीपेंद्र भी 4-5 बार के एमपी हैं भाई। वो छोटा आदमी थोड़ी दिखते, देखने में जवान दिखते हैं, लेकिन वो पूरे अनुभवी आदमी हैं। और भी हो कांग्रेस के पास तो और भी नेता होंगे वहाँ। मेरा इसमें ये कहना है कि शैलजा की अगर दावेदारी चाह रही हैं और शैलजा ने खुलकर कहा कि चुनाव लड़ना चाहती हैं, और इसीलिए कहा उन्होंने कि जैसे अखिलेश जी बोल रहे थे कि वो बनना चाहती है मुख्यमंत्री, कांग्रेस हालांकि ने मना कर दिया कि भाई अभी हमको नहीं चाहिए, आपस में रिफ्ट, आप सब साथ मिलकर लड़िए। पर इसके बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है, मैं थोड़ा सा इतर कर रहा हूँ अखिलेश जी की बात से, कि हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर कांग्रेस चुनाव जीत कर आती है, 45 से ऊपर सीटें आती हैं 90 में, तो वो कोई भी व्यक्ति उन 45 विधायकों से भी हो सकता है, उन 5 सांसदों से भी हो सकता है। अच्छा। और ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो कहीं कहीं का ना हो, जो ना सांसद हो ना विधायक हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज दिल्ली में डिसाइड होता है। एक मिनट, मैं मतलब सिर्फ मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो बात है कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो बीजेपी का भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल। क्योंकि फिर उसके बाद जो खेल होगा ना कांग्रेस के भीतर, उसमें बीजेपी नजर रखेगी। इस बार ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अब बहुत सुधर गई है, बहुत बदल गई है। कांग्रेस ने इतने झटके खा लिए हैं और बीजेपी इतना एक्सपोज हो गई सब कर करके ना, तो कांग्रेस भी गलतियां खा खा के सीख गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में बीजेपी ने बहुत अच्छी चाल चली है। बीजेपी की इस रणनीति की तारीफ करनी चाहिए कि भाई कांग्रेस में एक दलित नेता, वो भी महिला, अगर परेशान है, प्रचार नहीं कर रही है, एक व्यक्ति के खिलाफ सुनाई दे रही है उसकी आवाज़ें, उसके समर्थकों की आवाज़ें, तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। उन्होंने भरपूर कैपिटलाइज किया और बहुत अच्छा किया कि मनोहर लाल खट्टर को आगे किया कि वो नाराज़ है, उनके साथ हम चल रहे हैं, उनके अभिमान की रक्षा हम करेंगे। मतलब बीजेपी कह रही है कि शैलजा के अभिमान की रक्षा हम करेंगे। वो बीजेपी जिसने अभी चुनाव लड़ा था शैलजा के खिलाफ, अशोक तंवर को खड़ा किया था 2 महीने पहले, जो हार गए थे, वही अशोक तंवर जो कांग्रेस से निकल कर आए। इनके पास अपना कैंडिडेट भी नहीं था बीजेपी के पास उस सीट पे खड़ा करने के लिए, अशोक तंवर को लेके आए। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि बीजेपी जो है वो शैलजा की चिंता कर रही है। तो ये अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो पूरे देश के सब लोगों की चिंता करते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन दिखाई दिया मुझे, स्वस्थ राजनीति का, ऐसा मुझे दिखाई देता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर वही कह रहा हूँ कि शैलजा एक मजबूत दावेदार है। भूपेंद्र हुड्डा चाहे 72 सीटें पाए, जो अखिलेश जी ने एक और बात कही कि कोटा का नाम लिखा होता है, सर वो ट्वीट होते हैं व्हाट्सएप के, वो पार्टी रिलीज नहीं करती है कि 72 है कि 8 है। तो लीक हो गई थी गलती से। अरे क्या बात करो आप, रिसर्च कर हरियाणा लेना। का? मध्य प्रदेश में, अच्छा, मध्य प्रदेश में बाकायदा एक लिस्ट जो थी वो गलती से रिलीज हो गई थी, जिसमें नाम लिखा हुआ था। अच्छा। कि कोटा लिखा हुआ था कि ये कैंडिडेट किसके है, ये कैंडिडेट किसके है। मुझे आइडिया नहीं, आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन अमूमन ऐसी चीजें खूब चलती नहीं हैं होती है। और ये हर जगह होता है, हर पार्टी में होता है। हर बड़ा नेता अपने आदमी को मैक्सिमम सीटें दिलाता है ताकि कल जब विधायक दल की बैठक हो तो मेरा नाम सबसे ऊपर आए। ये हमने बीजेपी में भी देखा, कांग्रेस में भी देखा और बाकी पार्टियों में भी देखा। बाकी तो रीजनल पार्टियों में तो छत्रप होते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। ये 2 पार्टियां राष्ट्रीय, इन्हीं में दिक्कत होती है। यूपी में अगर बीएसपी जीतेगी तो मायावती मुख्यमंत्री बनेगी, अखिलेश जी पार्टी जीतेगी तो अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। तो
शैलजा को इग्नोर करके नहीं चल सकती कांग्रेस पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा को भी समझना पड़ेगा कि शैलजा को साथ लेकर फोटो खिंचवाने पड़ेंगे, मंच पर रैलियों में उनको जगह देनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो जो अभी कांग्रेस की 5 सीटें आई हैं वो दलितों की वजह से आई हैं। जितना उसमें आप जो 36 बिरादरी की बात करते हैं ना, वो इसीलिए होती है कि वो 36 बिरादरी इन जाटों के साथ साथ कांग्रेस के पीछे खड़ी हुई है। अगर ये दिख गया पब्लिकली और बीजेपी इस बात को पर्कुलेट कर पाई 5 अक्टूबर तक कि दलित नाराज हैं, तो कांग्रेस के लिए चुनाव उल्टा ही पड़ सकता है। पीडी सर, एक चीज ऐड करता हूं, पीटी सर को दे दूं। 2 चीजें हैं। एक तो इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो आज इंटरव्यू हुए ना, उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड ये है कि रविवार को खड़गे साहब ने, कांग्रेस ने तय किया कि अब शैलजा से बुला के बात की जाए। तो मीटिंग हुई है, खड़गे साहब और शैलजा की मीटिंग हुई है और उसके बाद चीज़ें जो है वो लाइन पे ढर्रे पे आई हैं कि ऐसा ऐसा है, इतने तारीख से प्रचार होगा। वहीं पे प्रोग्राम बना है 26 तारीख से, जो 2 तारीख अभी तक ये प्रोग्राम आया नहीं है, लेकिन हमें बताया गया है कि 26 तारीख से 2 तारीख तक की कैंपेनिंग होगी। और वो खड़गे साहब की मीटिंग के बाद तय हुआ और ये भी तय हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा की भी ज्वाइंट रैलियां होगी हरियाणा। लेकिन बाबा एक मिनट इसी में ही, आप हरियाणा में गया अभी, वहाँ जितने भी पोस्टर देखता था ना, पोस्टरों में हुड्डा के जितने भी लोग हैं, कहीं शैलजा का नामो निशान नहीं, एक फोटो तक नहीं बाबा। ये वहाँ का है। नहीं, वहाँ पे सुरजेवाला और शैलजा नहीं, बाकी सब है। उदयभान से लेकर सब लोग हैं, लेकिन इन दोनों का उदयभान तो अध्यक्ष हैं तो होगा ही। देखिए, असल में हुड्डा और शैलजा के बीच का टकराव कोई नई बात, कोई छुपी बात नहीं है। सबको मालूम था कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत होगी तो टकराव और तीखा होगा। इसके पहले भी इस टकराव ने हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। इस बार शैलजा को अचानक आज वक्तव्य देने की क्या जरूरत पड़ी, जो कल तक कुछ नहीं बोल रही थी। जैसे उनको लगा कि बीजेपी उनको अपने करीब दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर ये परसेप्शन गया कि वो बीजेपी के साथ जा सकती हैं तो नुकसान कांग्रेस को होगा, और ये कांग्रेस को नुकसान सिर्फ हुड्डा को नहीं होगा, खुद कुमारी शैलजा को होगा। तो एक बात तो ये है, इसीलिए हाँ नहीं, वो अगर मान लीजिए शैलजा का अपना अनुमान नहीं होता तो खड़गे की बात नहीं मानती, वो टाल सकती थी किसी तरह। लेकिन वो बयान दे रही हैं, रैली करेंगी, सब कुछ करेंगी। जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, हिंदुस्तान में इसको सही कहें गलत कहें, विधायक दल अब नेता नहीं चुनता है मुख्यमंत्री, आला कमान चुनता है। बीजेपी के तमाम, मतलब जो यूपी में योगी आदित्यनाथ पहली बार चुने गए थे मुख्यमंत्री, तो विधायक नहीं थे कहीं के। और उस समय बाकायदा मनोज जी के यहाँ मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई थी कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, जो बाद में कश्मीर के उपराज्यपाल बने। जी जी। बाद में पता चला कि नहीं, योगी जी बन रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हम लोग अनुमान लगाते रहे, सारे पत्रकार फेल हो गए, सारे के सारे नए नाम आए जो आला कमान की ओर से थे। विधायक दल को अगर चुनने का अवसर दिया गया होता तो नहीं होते। तो इस बार भी अगर हरियाणा में कांग्रेस आती है, शैलजा को ये उम्मीद हो सकता है कि हुड्डा अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन शैलजा अब भी एक मजबूत दावेदार है, और वाकई अगर कांग्रेस की सीटें ठीक ठाक आ गई तो हो सकता है कि राहुल एक वीटो लगा सकते हैं। लेकिन अभी देखने की बात होगी। और उसमें सबसे बड़ी बात है, इन दोनों को साथ आना ही होगा। जहां ये मैसेज गया कि शैलजा अलग है या दलितों की उपेक्षा हो रही है, कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, और ये नुकसान सिर्फ कांग्रेस या सिर्फ हुड्डा को नहीं होगा, वो शैलजा को भी होगा। पीडी सर, जो राहुल गांधी का बयान भी था, राहुल गांधी की कुछ वैसा ही वीटो लगाने की कोशिश करेंगे जैसा उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए लगाने की कोशिश की थी, लेकिन माना नहीं इन लोगों ने। वीटो हो गया। नहीं, उसकी एक वजह ये भी कि आम आदमी पार्टी बड़ी हार्ड बार्गेनर है। ये भी सही है। हाँ, वो हार्ड बार्गेनर इतनी ना होती तो मानना पड़ता कांग्रेस को। उन्होंने 20 से शुरू किया था, 10 के नीचे आ ही नहीं रहे थे वो। 4 से आगे ये बन नहीं रहे थे। लेकिन पीडी सर, एक बस आपसे आखिरी सवाल पूछना चाह रहा था कि जो राहुल गांधी का बयान था आरक्षण वाला, जिसको भी एक चुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या दलित और आरक्षण एक ऐसा मुद्दा आप अब चुनाव में हो गए हैं जिसके खिलाफ अगर नैरेटिव ये चला गया कि आप इन दोनों के खिलाफ हैं, तो वो आपको पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हार्मफुल कर सकता है? देखिए, मतलब हम लोगों को मोहन भागवत का बयान याद है, जिसके बाद कहा गया कि उस बयान का नतीजों पे बहुत असर पड़ा, आरक्षण पे उनका बयान था। राहुल गांधी ने तो कहा ही नहीं था कि आरक्षण बंद करेंगे। उन्होंने तो बहुत स्पष्ट कहा था कि भारत में अभी बहुत असमान व्यवस्था है, जब तक ये समानता नहीं आएगी तब तक आरक्षण नहीं बंद होगा, और जब आ जाएगी तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो उनका मूल बयान ये था। तो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन या अनधिकृत लाइन भी यही रही कि आरक्षण जारी रहेगा।
तो ये सच है कि आज भी आरक्षण सबसे जलता हुआ मुद्दा है। आज भी दलित आइकन सबसे बड़े हैं। यानी आप गांधी की प्रतिमा गिरा सकते हैं, आप अंबेडकर और पेरियार को छुएंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो ये स्थिति है। तो दलित स्वाभिमान जैसे पहली बार राजनीति में जाग रहा है तो उसकी ठेस बड़ी तेज लगती है। इससे मतलब संभलना होगा कांग्रेस को कि ऐसा ना हो कि दलितों को कोई ठेस लगे ऐसी जो उसके लिए उसके खिलाफ चली जाए। लेकिन दलित और आरक्षण आज की राजनीति में लगभग बीज शब्द हो गए हैं। इसकी बात सबको करनी पड़ रही है, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, तमाम दलों को भी। कोई इससे बाहर जा नहीं सकता है। बार बार संघ वाले सफाई दे रहे हैं, बार बार बीजेपी सफाई दे रही है। बीजेपी कांग्रेस पे एक झूठे बयान मतलब उसके गलत बयानी करते हुए जारी कर रही है। तो ये इशू तो है जो आप बोल रहे हैं। राहुल अगर झूठे कर रही है तो फिर खड़गे जी को क्यों बोलना पड़ा कि राहुल अगर चाहेंगे भी तो हम नहीं करने देंगे? खड़गे जी को मैदान में उतरना पड़ा राहुल गांधी के बयान के बाद। इसीलिए कि झूठ को काटने के लिए उसकी समस्या ये देखिए, मतलब ट्रंप के जिस साल जीते थे उस वर्ष वहाँ के एक अखबार ने सर्वे किया था कि इन चुनावों में झूठ ज़्यादा चला या सच ज़्यादा चला। पता चला कि झूठ सबसे ज़्यादा चला। अरे तो आप भूल गए अभी 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था आधी बात कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये किसने चलाया था? आधी बात मैंने कही। वो झूठ ये था कि पोप ने ट्रंप का समर्थन कर दिया, जो झूठ था। बाद में इसका खंडन भी हुआ, लेकिन खंडन 20,000 लोगों तक गया तो झूठ 1 लाख लोगों तक गया। तो ये हमेशा होता है कि एक झूठे बयान को भी आपको काटना पड़ता है। उसमें सच झूठ का मामला नहीं है, धारणा का मामला, परसेप्शन का मामला। बयान झूठा नहीं था, बयान का इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ इस पे आप बोल सकते हैं। तो वो तो उन्होंने कहा कि आरक्षण जब तक असमानता है तब तक आरक्षण जारी रहेगा, जब समानता की तब आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो ये तो कहा ना उन्होंने। और इसी पे फिर इसके बाद कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी ना, खड़गे जी को मैदान में आना पड़ा, कहना पड़ा कि वो अगर चाहेंगे भी तो हम नहीं करने देंगे। लेकिन मोहन भागवत के बयान और राहुल गांधी के बयान में अंतर था। मोहन भागवत का बयान सीधा आरक्षण विरोधी बयान था। राहुल गांधी ने ये कहा कि अभी वैसी स्थिति नहीं कि आप आरक्षण खत्म कर सकें। ये उन्होंने कहा कि जब समानता होगी तो खत्म करेंगे। ये बहुत नेचुरल जवाब था। पर राहुल गांधी के उस बयान से कांग्रेस पार्टी फंस तो गई। राहुल गांधी ने हम यूएस में जो कहा वो कंफ्यूजिंग था और उसमें विपक्ष को खेलने का मौका, मतलब उनके विरोधियों को खेलने का मौका मिला और बीजेपी ने उस पर छक्का मारा। राहुल गांधी की वो लूज बॉल थी और उस पर छक्का पड़ना था। अब राहुल गांधी के, जैसे आपने बिल्कुल ठीक टोका, खड़गे साहब को बयान देना पड़ा। अब राहुल गांधी की टीम की तरफ से वीडियो जारी किए गए हैं। आज तो जो वीडियो जारी किया गया उसमें कह रहे हैं राहुल गांधी कि कौन आरक्षण खत्म कर सकता है। वो वाली बाइट के चंग निकाल के उसमें म्यूजिक लगा के उसको पूरा हाइप देके चलाया जा रहा है। तो उनको समझ में आ गया कि दलित नाराज हुए तो जिन दलितों की वजह से आप 52 से बढ़ के 99 हुए हो वो वापस वही ना पहुंच जाए। और सिखों वाले बयान पे भी वो बैकफुट पे आए हैं, उस पे भी उन्होंने वीडियो जारी किया है। लोकतंत्र में सबको बोलने के लिए मौका मिलना चाहिए। जो ज्यादा बोलता है वही फंसता है। जो ज्यादा बोलता है वही फंसता है। सबको सुनने के बाद तो मुझे भी बोलना ही पड़ेगा। हाँ, आप तो क्या बोल रहे हैं? देखिए, जो आपने पॉलिटिकल आप हाँ संक्षेप में रखूंगा। आप लोगों ने पॉलिटिकल साइड बताया कि शैलजा या हुड्डा के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, मैं इसको इस तरह से देखने की कोशिश करूंगा कि हमारे देश में जो जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा होने के बाद भी दलितों का रिप्रेजेंटेशन उस ढंग से पॉलिटिक्स में नहीं है। अगर सीटें रिजर्व ना की होती तो आपको विधायक भी उतने नहीं मिलते। एक सच्चाई है देश की। 15% से ज़्यादा दलित है देश में, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 20 से या 25% भी दलित है। हरियाणा उसमें एक है। आज तक आज़ाद भारत में मात्र 8 दलित सीएम हुए, मात्र 8। इतनी बड़ी आबादी और सिर्फ 6 राज्य हैं जिसमें दलित सीएम रहे हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश भी है जिससे मैं आता हूँ। और मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि अगर कोई दलित सबसे पावरफुल सीएम हुआ है तो मायावती ही है। बहुत सारे लोग पार्टी या सेंट्रल लीडरशिप की कृपा से भी बने हैं, लेकिन मायावती से बड़ा कोई दलित सीएम पावरफुल हुआ नहीं उस ढंग से। और अभी भी वो एक पावरफुल लीडर हैं, हालांकि उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस नीचे गया है। हरियाणा में अगर 20% से ज़्यादा दलित हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन के तौर पर ये होना चाहिए कि सन 66 से चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे। हरियाणा में कई चुनाव हो चुके हैं, तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक जो हमारी पॉलिटिकल सच्चाई है कि दलित लीडरशिप उस ढंग से आगे नहीं आ पाई है। और अगर राहुल गांधी बार बार की बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो वो राजनीति उन्हें दिखानी होगी।
अब सवाल है कि लेकिन प्रैक्टिकली अभी उनके लिए संभव नहीं है। जब तक वो सेंटर में उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, स्टेट के जो छत्रप हैं उनको उस ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति देखें तो हुड्डा को कंट्रोल करना अभी इतना आसान है नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 चुनाव में हुड्डा की भूमिका कांग्रेस के परफॉर्मेंस में वो सबसे निर्णायक रही है। चाहे वो पिछला विधानसभा अगर कांग्रेस को 30 सीटें आई, जबकि ज़्यादातर एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी ज़बरदस्त बहुमत के साथ चुनाव के कुछ समय पहले उसके बाद भी अगर कांग्रेस वहाँ पे 30-31 सीटें ले आई तो उसके लिए हुड्डा को ज़्यादा जिम्मेदार माना गया। इवन लोकसभा में भी जो 5 सीटें कांग्रेस की आई, लोकसभा में भी टिकट के उम्मीदवारों में उनकी ज़्यादा चली और 5 सीटें आई, तो वो सब तरह से धन बल से लेकर के लोगों से लेकर जो एक इलेक्टोरल मैनेजमेंट आज के ज़माने की पॉलिटिक्स के हिसाब से चाहिए होता है, वो सारा कैलकुलेशन हुड्डा के पास किसी भी कांग्रेस के हरियाणा के नेता की तुलना में ज़्यादा है। तो हुड्डा को अभी इग्नोर करना केंद्रीय नेतृत्व के बस का मुझे नहीं लगता अभी उतना है। अगर वो सेंट्रल लीडरशिप में उतने स्ट्रांग होंगे तो जैसा बाबा कह रहे हैं कि वो 55 सीटें आएंगी तो वो होगा। तो अगर ऐसी कोई बात भी होगी तो हुड्डा मुझे लगता है जिस स्थिति में वो 55 से ज़्यादा आने ही नहीं देंगे फिर, तो वो एक मामला है। दूसरी बात रही कुमारी शैलजा, जो बात हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं वो शैलजा जी को भी पता है कि अभी वो उस गेम में है नहीं कि वो कर सकें। एक तरह की बार्गेनिंग होती है पॉलिटिक्स में, इंडिविजुअल हिट टकराते हैं तो लोग बार्गेन करते हैं। अगर भाई मैं नहीं बन सकती तो मेरे बंधु कुछ पोर्टफोलियो में आए, टिकट में उनको नहीं मिला तो आगे के लिए वो दावेदारी ठोक रही हैं। और एक राजनीति में होता है कि आपको थोड़ा दिखाना पड़ता है कि आप नाराज हैं, कि नाराज हैं, क्योंकि आप जा भी सकते हैं। उनका काम बीजेपी ने भी कुछ आसान किया है। हालांकि बीजेपी इनडायरेक्टली वो दलित वाले मुद्दे को बना रही है कि कांग्रेस रोक रही है एक दलित को आगे बढ़ने से, या सब इनडायरेक्टली इशारा कांग्रेस कर रही है कि भैया ये मतलब जाटों पे इनका फोकस है, दलितों पे इनका ध्यान नहीं है। तो मुद्दा बनाने की कोशिश है, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अभी ये मुद्दा उतना बहुत ज़्यादा हिट करेगा, अभी थोड़ा सा उसमें मुझे शक है। ओवरऑल मुझे लगता है कि मतलब सरकार कांग्रेस के बनने के आसार ज़्यादा हैं। अभी शैलजा जी को भी कांग्रेस को बैलेंस कहीं ना कहीं करना पड़ेगा कि भाई उनकी नाराज़गी है तो वो भी दूर होनी चाहिए, क्योंकि एक वॉइस तो है ही, एक सीनियर लीडर है। और सिर्फ हरियाणा नहीं है, पूरे देश भर में अगर कांग्रेस चाहती है कि हर समाज के, खासकर उस तबके के लोग जिसकी संख्या भी ज़्यादा है और उसकी लीडरशिप कांग्रेस में स्ट्रांग हो, तो कांग्रेस के पास अब सुशील शिंदे भी एक दलित फेस है, लेकिन वो बहुत उम्र हो चुकी है। शैलजा जी की उम्र अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो कांग्रेस के लिए एक लंबी रेस का घोड़ा हो सकती हैं और कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद है शैलजा जी को आगे बढ़ाना। तो अभी तक चुनाव पे एकदम हावी दिख रही कांग्रेस। अब देखना होगा कि 8 तारीख जो परिणाम आएंगे, क्या कांग्रेस ने क्या एक मौका उनको दे दिया इस बयान के जरिए, शैलजा की नाराज़गी या राहुल गांधी के यूएस वाले बयान ने, ये देखना होगा 8 तारीख को। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।